जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जो हमारा चैप्टर है, दिस चैप्टर इज़ अबाउट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग योर फाइनल एग्ज़ाम्स। अ, शायद पिछले साल जो है 2019 और 18 में ये क्वेश्चन नहीं देखा गया, लेकिन अगर हम उससे पिछले सालों की बात देखें, तो तकरीबन हर हर पेपर के अंदर ये वाला सवाल लाज़मी आता था कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ एन एग्ज़ाम्पल। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये 1-2 साल से एब्सेंट है ये क्वेश्चन, तो अभी हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये आ सकता है। और उससे पहले भी इसकी हिस्ट्री रही है कि ये तकरीबन हर साल ही पूछा जाता था। अब इसके अंदर मेनली जो टॉपिक है वो हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, जिसके अंदर हम ये पूरा एक डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसीजर है, प्रोसेस है, वो हम करेंगे। अ, इसके बाद इसमें जो कुछ और चीज़ें भी हैं, वो हम देख लेते हैं। ये हमारे पास 8 स्टेप्स हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के। उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है, हाउ मैनेजर्स मेक डिसीजंस। ठीक है? हाउ मैनेजर्स मेक डिसीजंस। तो मैनेजर्स जो हैं, उनकी डिफरेंट कैपेबिलिटीज होती हैं, डिफरेंट उनके पास ऑप्शंस होते हैं। उन सारी चीज़ों को हम देखेंगे कि वो क्या-क्या चीज़ें होती हैं और मैनेजर जो हैं वो कैसे डिसीजन मेकिंग करते हैं। फिर उनकी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट हैज़ बीन फेस्ड बाय द मैनेजर्स इन डिसीजन मेकिंग। तो वो जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है? तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, फिर साथ-साथ देख लेंगे, जो इसमें इम्पोर्टेंट होगा उसका हम ज़िक्र करते जाएँगे। जी, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट द डिसीजंस आर। ठीक है? एक बात याद रखिए कि ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर हमने पढ़ा है कि हमारे पास जो है वो 3 लेवल्स होते हैं। हमने पढ़ा है कि हमारे पास ऑर्गेनाइज़ेशन में जो है वो, इस ऑर्गेनाइज़ेशनल पिरामिड में हमारे पास 3 जो है वो हमारे पास लेवल्स होते हैं। इसमें हमारे पास ये दिस इज़ कॉल्ड टॉप लेवल, देन वी हैव मिडल लेवल, देन वी हैव द लोअर लेवल और फर्स्ट लाइन सुपरविजन। ठीक है? इसको हम अमूमन इस लाइन को हम ऐसे डिवाइड करके जो है वो यहाँ पर हम सुपरवाइज़र्स जो हैं वो रखते हैं। फर्स्ट लाइन सुपरवाइज़र्स। अच्छा, तो अगर हम इन्हीं तमाम लेवल्स की बात करें, इन्हीं तमाम लेवल्स की, शायद लेबर लेवल पे इतने डिसीजन जो है वो इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि उनका सुपरवाइजर जो है वो डिसीजन मेकिंग के इश्यूज को देख रहा होता है। लेकिन अगर हम टॉप लेवल की बात करें और मिडिल लेवल की बात करें, तो देयर आर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, देयर आर नंबर ऑफ इश्यूज, देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स दैट दे नीड टू हैव द डिसीजंस। ठीक है? फॉर इंस्टेंस, टॉप लेवल मैनेजर्स मेक डिसीजन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। टॉप लेवल पे कौन सी प्लानिंग होती है, कौन से डिसीजंस के बारे में बात की जाती है कि वेयर वी वांट टू टेक आवर ऑर्गेनाइजेशंस, हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लेके कहाँ पर जाना है। और अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी किन्हीं अवेलेबिलिटी किन्हीं फैसिलिटीज को अवेलेबल कराना है, हमने किसी ऑर्गेनाइज दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में मर्जर करना है, हमने किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ ज्वाइन हैंड करना है, हमने कोई और नया बिजनेस स्टार्ट करना है, हमने कोई और प्रोडक्ट नहीं डेवलप करनी है, हमने अपना कोई नया यूनिट बंद करना है, हमने किसी और शहर में अपने जो है वो यूनिट लगाना है, किसी और मुल्क में यूनिट लगाना है, हमने कोई अपना नया फ्रेंचाइज ओपन करना है, कोई फ्रेंचाइज क्लोज करना है, नंबर ऑफ थिंग्स दैट वी हैव टू टेक डिसीजंस। तो ये सारे डिसीजंस जो हैं वो टॉप लेवल के डिसीजंस होते हैं। और मिडल लेवल पे आर द एंड लोअर लेवल मैनेजर्स मेक डिसीजंस अबाउट प्रोडक्शन स्केड्यूल्स के प्रोडक्शन का स्केड्यूल कब रहेगा, कब हमने प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट करनी है, किस दिन प्रोडक्शन एंड होगी, कितने लोग काम करेंगे, किस कंपनी से ऑर्डर लेना है, किस कंपनी को किस टाइम पे जो है वो ऑर्डर डिलीवरी करनी है, और एम्प्लॉय की पे कितनी बढ़ानी है, उसकी परफॉर्मेंस को कैसे वैल्यूएट करना है, कैसे एम्प्लॉयज़ की लीव को मैनेज करना है, कैसे एम्प्लॉयज़ के छुट्टियों को और उनके जो डिफरेंट बेनिफिट्स हैं उनको मैनेज करना है। ये सारे मिडल लेवल के या लोअर लेवल के सुपर फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर लेवल के डिसीजंस हैं। तो ये सारे डिसीजंस जो हैं मैनेजर को लेने पड़ते हैं, चाहे वो टॉप लेवल के मैनेजर्स हों, चाहे वो लोअर लेवल के मैनेजर्स हों, दे नीड टू हैव ऑल डिसीजंस। ओके जी। इसके बाद ये तो हो गई व्हाट द डिसीजंस आर। ठीक हो गया। देन इट कम्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस।
अच्छा, एक बात याद रखिए कि ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं, इसको रैशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी कहते हैं। याद रखिए, रैशनल का वर्ड जो होता है वो होता है जिसके अंदर वी यूज सम काइंड ऑफ टेक्निक्स, वी यूज सम मैथमेटिकल और वी यूज सम स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलाज और वी फॉलो सम स्टेप्स। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रैशनल डिसीजन मेकिंग। कीप इन माइंड कि द वर्ड रैशनल जो है, रैशनल एक पर्टिकुलर वर्ड जो हम बोलते हैं अपनी लैंग्वेज के अंदर, तो उस रैशनल का मतलब होता है देयर आर सम टेक्निक्स, देयर आर सम स्टेप्स, देयर आर सम, देयर इज अ यूजिंग ऑफ सम फॉर्मूलाज, मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिकल और सम अदर वेज, वी आर फॉलोइंग सम स्टेप्स। तो ये रैशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। कीप इन माइंड ये रैशनल डिसीजन मेकिंग है। और देखिए, एक और बात इसमें होती है कि कुछ डिसीजंस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ऐसे होते हैं जो कि रूटीन के डिसीजंस होते हैं। ठीक है, रूटीन के डिसीजन से मुराद कि भाई एक एम्प्लॉय ने छुट्टी कर ली है तो दूसरे की ड्यूटी उसकी जगह कैसे लगानी है। अगर एक मशीन खराब हो गई है तो जो है वो मैकेनिक को कैसे बुलाना है। अगर एक मशीन की ओवरहॉलिंग करनी है तो कैसे करनी। मतलब ये रूटीन के डिसीजंस होते हैं जिन डिसीजंस के साथ मैनेजर्स को रोजाना पाला पड़ता है। तो इसके लिए रैशनल डिसीजन मेकिंग की जरूरत नहीं होती, इसके लिए किसी प्रोसेस को फॉलो करने की जरूरत नहीं होती, इसके लिए कोई स्टेप बाय स्टेप अप्रोच की जरूरत नहीं होती। ये तो रूटीन के डिसीजंस हैं। हाँ, वो डिसीजंस जो कि फर्स्ट टाइम अकर हो रहे हैं, जो कि बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं, तो उन केसेस में हमें डिसीजन मेकिंग जो है वो रैशनल करनी पड़ती है। उन केसेस में हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। अदरवाइज डेली के जो ऑपरेशंस के रूटीन के डिसीजंस होते हैं उसमें हमें किसी किस्म के इस तरह के प्रोसेसेस हम फॉलो नहीं करते। अच्छा जी, इसमें जो एग्जांपल हम लेके चलेंगे थ्रू आउट वो आप जहन में रखिएगा कि अमांदा एक सेल्स मैनेजर है और वो उसके जो पास जो लैपटॉप थे जो उसने अपनी सेल्स टीम को दिए हुए थे वो लैपटॉप्स हो गए हैं पुराने और वो जो है वो नए लैपटॉप्स खरीदना चाहती है। ठीक हो गया, तो ये सारे स्टेप्स वो फॉलो करेगी। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल भी देख लें, आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स में कि माय सेल्स रेप्स नीड न्यू कंप्यूटर्स। और फिर उसने डिसीजन क्राइटेरिया क्या बनाया कि मुझे ये वाले कंप्यूटर चाहिए जिनके अंदर ये चीजें अच्छी हों, मेमोरी हो, डिस्प्ले हो, तो मुझे ये वाले कंप्यूटर्स चाहिए जिनकी ये चीजें लाजमी हों। इसके बाद उसने उनको वेट दिया। वेट का मतलब ये होता है कि मेरे नजदीक मुझे मेमोरी अच्छी चाहिए। ठीक है, तो उसने उसको 10 वेट दे दिया। उसने कहा कि मुझे बैटरी की लाइफ भी अच्छी चाहिए, उसको 8 नंबर दे दिया। लेकिन डिस्प्ले डिस्प्ले जैसा भी होगा, उन्होंने कौन सी उधर मूवीज देखनी है, कोई भी हो, वो उसको उसने 3 नंबर दे दिया क्योंकि उसके लिए डिस्प्ले की इतना कोई इशू नहीं था। अब ये जरूरी नहीं है कि जब कोई और कंपनी कंप्यूटर्स खरीदेगी, लैपटॉप्स खरीदेगी तो वो भी यही रेटिंग देगी। नहीं, वो अपनी जरूरत के मुताबिक रेटिंग देगी। हो सकता है कोई ग्राफिक्स की ऑर्गेनाइजेशन हो, तो ग्राफिक्स की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कहे कि हमने तो मेमोरी को भी 10 नंबर देने हैं और हमने डिस्प्ले क्वालिटी को भी 10 नंबर देने हैं। क्यों? क्योंकि हमें डिस्प्ले क्वालिटी भी बहुत अच्छी चाहिए। हमारा ग्राफिक्स का काम है, अगर डिस्प्ले अच्छा नहीं आएगा तो हम कैसे काम कर सकते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन जो है ये क्राइटेरिया वेरी करता है। लेकिन फॉर द अमांदाज ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए ये क्राइटेरिया उसने रखा। फिर उसने इस क्राइटेरिया के ऊपर डिफरेंट जो मार्केट के अंदर मौजूद लैपटॉप्स थे उनको इस क्राइटेरिया के ऊपर जांचा कि मेमोरी के अंदर एचपी कैसा है, मेमोरी के अंदर सोनी कैसा है, बैटरी के अंदर एचपी कैसा है, बैटरी के अंदर। उसने इन पैरामीटर्स पर पूरी जो मार्केट में अवेलेबल लैपटॉप्स थे उनको जांचा। ठीक है, इसको कहते हैं डेवलपिंग ऑल्टरनेटिव्स। ऑल्टरनेटिव्स का मतलब होता है जितने भी ऑल्टरनेटिव्स मार्केट में मौजूद थे उन सारे ऑल्टरनेटिव्स को जांचा। उसके बाद फिर उनको एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद उसमें से जो बेस्ट था, जैसे यहाँ पर डेल इंस्पिरॉन पे गुड लगा हुआ है, तो जो उनमें से बेस्ट था उसको सिलेक्ट कर लिया और फिर अपने डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर दिया। और इम्प्लीमेंट करने के बाद फिर इफेक्टिवनेस भी निकाली, एवेल्युएशन भी की कि क्या मेरा ये डिसीजन ठीक रहा कि नहीं। यानी 2 माह बाद, 4 माह बाद, 6 माह बाद जो है वो अपने एम्प्लॉय से पूछा, उनका एनालिसिस किया, लैपटॉप्स का सही चल रहे हैं, नहीं चल रहे, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रहे। जैसे कि हमारे पाकिस्तान की तरह नहीं कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने जैसे आपके सामने वो सस्ते लैपटॉप्स खरीद के महंगे बेचे और जीरो परफॉर्मेंस और उनके नकारा जो लैपटॉप्स थे वो बच्चों को दिए। खैर, तो इस तरह की हमारे यहाँ एक ही चीज को तो कमी है कि हमारे यहाँ एवेल्युएशन नहीं होती, हमारे यहाँ फीडबैक सिस्टम नहीं है। हम प्रोक्योरमेंट तो कर लेते हैं, चीजें खरीद तो लेते हैं, लेकिन हम उनका कोई एवेल्युएशन नहीं करते, उनको जांचते नहीं कि ये स्टैंडर्ड की चीज थी या नहीं थी। और जब जब भी
ये वैल्यूएशन की गई तो आपको पता है कि हमेशा रफड़ ही निकले, चाहे वो मेट्रो ट्रेन हो, चाहे वो मेट्रो बस हो या कोई भी प्रोडक्ट्स हो। जब जब उनकी वैल्यूएशन होती है तो उनके अंदर जो है वो इस किस्म की रोले ही निकलते हैं, लूटमारी निकलती है। अभी करंटली चीनी का इशू है, तो जब भी वैल्यूएशन का मामला आता है तो हमारे यहाँ तो करप्शन ही निकलती है। खैर, तो इसलिए बाहर के ममालिक में डे वन से कोई भी प्रोसेस वैल्यूएशन के बगैर, फीडबैक के बगैर मुकम्मल नहीं होता, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर ये फीडबैक नहीं होगा तो हमने ये सारे प्रोसेस जो फॉलो किए इनके स्टैंडर्ड का हमें कैसे पता लगेगा। खैर, चलते हैं जी हमारे अपने स्टेप 1 पे। Amanda is a sales manager whose reps needs new laptops because their old ones are outdated and inadequate. उनकी जॉब के लिए वो मुनासिब नहीं है, पुराने हो गए और वो नए। ये है आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम। आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम मतलब कि जिस प्रॉब्लम का आप डिसीजन लेना चाहते हैं, बहुत जरूरी है कि पहले आपको प्रॉब्लम समझ आना चाहिए। इफ वंस द प्रॉब्लम हैज बीन अंडरस्टूड बाय द मैनेजर, तो उसके लिए जो है वो बाकी के प्रोसेस को हैंडल करना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम होता है, यानी आपको पता तो लगे आखिर प्रॉब्लम क्या है। जैसे अमांदा को पता लग गया कि भाई मेरे कंप्यूटर अब इस काबिल नहीं रहे कि वो चलेंगे, मैं बड़े क्लियर हूं कि मुझे नए कंप्यूटर्स खरीदने हैं, मेरे कंप्यूटर आउटडेटेड हो गए, मुझे अपनी सेल्स टीम को नए कंप्यूटर देने हैं। तो दिस इज what we call identifying a problem. So you should be very clear to your problem. Until or unless you are not clear your problem, तो आप कभी भी अच्छा डिसीजन नहीं ले सकते। So once the first step, the prior step is you must know your problem. तो दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम। तो उसने आइडेंटिफाई कर लिया प्रॉब्लम को कि भाई मेरी प्रॉब्लम, तो आप पेपर में भी इसी तरह यही एग्जांपल लेकर चलेंगे। अब अमांदा हैज अ डिसीजन टू मेक। अब अमांदा को डिसीजन लेना है कि मुझे कौन से लैपटॉप जो हैं वो खरीदने चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद स्टेप 2 आ गया, आइडेंटिफाइंग द डिसीजन क्राइटेरिया। Now she must identify a decision criteria. Every decision maker has criteria guiding his or decision, even if they are not explicitly stated. In our example, Imanda decides after careful consideration that memory and storage capabilities, display, and these things are very relevant criteria in her decision. यानी उसने सबसे पहले ये डिसाइड किया कि ये जो मुझे डिसीजन मेकिंग करनी है, ये जो मुझे लैपटॉप्स खरीदने हैं, जो मैंने डिसाइड कर लिया है, तमाम एंगल से मैंने जांच कर ली है कि नए लैपटॉप्स खरीदे बगैर अब गुजारा नहीं है। मैंने जो नए लैपटॉप्स खरीदने हैं, उन नए लैपटॉप्स के अंदर डिसीजन क्राइटेरिया क्या होगा, यानी मैं जो लैपटॉप्स खरीदने जा रही हूँ, मैं किन बेसिस पर जो है वो लैपटॉप खरीदूंगी, यानी वो कौन से मेयार होंगे, कौन से स्टैंडर्ड्स होंगे जिनके ऊपर मैं लैपटॉप जो है वो खरीदूंगी। तो वो उसने कोई निकाल लिए। स्टोरेज कैपेसिटी, डिस्प्ले क्वालिटी, बैटरी लाइफ, वारंटी एंड कैरिंग वेट। तो ये 4 5 6 जो थे उसके नजदीक इंपॉर्टेंट डिसीजन क्राइटेरियाज थे। तो ये डिसीजन क्राइटेरियाज आपने निकाल लिए। ठीक हो गया। अब देखिए, मैं इसके साथ पैरेलल आपके साथ एक और एग्जांपल शेयर कर लेता हूँ। जैसे सपोज कर लेते हैं कि हमारा यहाँ पर कॉलेज के अंदर कोई टीचर जो है वो छोड़ के चला जाता है। अब सीएफई मैनेजमेंट क्या करती है, पहले वो सब्जेक्ट मौजूदा टीचर में से किसी को दे देती है, या किसी एक टीचर से कहती है कि आप एक्स्ट्रा टाइम मैनेज करें, प्लीज आप ये सब्जेक्ट करवा दें। तो इन सारी चीज़ों के बाद एट द एंड सीएफई जो हमारी कॉलेज है वो इंतजामिया एडमिनिस्ट्रेशन इस नतीजे पर पहुंचती है कि नहीं भाई, ये नया टीचर रखे बगैर गुजारा नहीं है, हमें नया टीचर रखना पड़ेगा। तो दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम, कि उन्होंने अब अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली है कि हमने नया टीचर रखना ही रखना है। तो इसके लिए अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आइडेंटिफाइंग अ डिसीजन क्राइटेरिया। अब वो डिसीजन क्राइटेरिया डिफाइन करेंगे कि हमने किन बेसिस पर जो है वो नया टीचर रखना है। तो हो सकता है वो बेसिस जो है वो रख लें, उनको सपोज मैनेजमेंट का टीचर चाहिए, तो वो कहेंगे जी कि वो टीचर जो है वो एमबीए मैनेजमेंट तो लाजमी होना चाहिए या एमफिल मैनेजमेंट तो लाजमी होना चाहिए। फिर वो कहेंगे जी कि सपोज उसके अंदर उसका 5 साल का एक्सपीरियंस लाजमी होना चाहिए, उसकी एज इतनी होनी चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए, उसके जो है वो स्किल्स, उसको कंप्यूटर लाजमी आता होना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हैं तो कंप्यूटर तो लाजमी आता होना चाहिए। तो इस तरह के कुछ 4 5 क्राइटेरियाज वो अपने पास रख लेते हैं। लेकिन फिर उसके बाद जो तीसरा स्टेप है, एलोकेटिंग वेट्स टू द क्राइटेरिया, वो ये भी डिसाइड करना पड़ेगा उनको कि उनके नजदीक एजुकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके नजदीक पर्सनैलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके नजदीक कम्युनिकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके नजदीक स्किल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या उनके नजदीक एक्सपीरियंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें उनको डिसाइड करनी पड़ेंगी, जिसको हम कहते हैं एलोकेटिंग वेट्स टू द क्राइटेरिया। जिस तरह के अमांदा ने क्या किया, अमांदा ने हर एक को
वेट्स असाइन कर दिए। उसके नजदीक मेमोरी की ज्यादा इंपॉर्टेंस थी, उसने मेमोरी को 10 नंबर दे दिए। बैटरी की उससे कम थी, उसने 8 दे दिए। कैरिंग वेट की उससे ज्यादा थी, कम थी। वारंटी डिस्प्ले को जिस लिहाज से उसके लिए चीजें इंपॉर्टेंट रखती थी, उसने हर एक को 10 में से नंबर दे दिए। किसी को 10 में से 8, किसी को 6, 3, अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट फैक्टर, उसके नजदीक जो उनकी इंपॉर्टेंस थी। ठीक हो गया। इसी तरह हम जो हमारी एग्जांपल में हम कह देंगे जी, सपोज कर लेते हैं कि जो है वो उसकी जो एज हो वो इतनी हो, मतलब हमारे नज़दीक जो है वो उसका एमफिल होना ज़रूरी है, तो हम कहें जी एमफिल जो है वो हम उसको मार्क्स दे देते हैं 10। फिर उसके बाद एक्सपीरियंस, हम कहते हैं जी एक्सपीरियंस भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम एक्सपीरियंस को मार्क्स दे देते हैं 8। फिर हम कहते हैं जी कि उसको कंप्यूटर आता होना चाहिए, तो हम कंप्यूटर को नंबर दे देते हैं 6 या 4 या 5। इसी तरह हम कहते हैं कि चलें पर्सनैलिटी हल्की फुल्की भी हो तो चल जाएगा, हम कहते हैं ठीक है जी पर्सनैलिटी को नंबर दे दो 2। ठीक है। बट डिपेंड्स ऑन टू द ऑर्गेनाइजेशन। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उनमें हो सकता है किसी और चीज की डिमांड हो। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन ये जो एलोकेटिंग वेट्स टू द क्राइटेरिया होता है, ये वेरी करता है। इसके बाद जी स्टेप 4 आ गया। आपने डेवलपिंग ऑल्टरनेटिव्स कर लिए। डेवलपिंग ऑल्टरनेटिव्स का मतलब कि आपने देखा कि हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स हैं कौन कौन से। जैसे अमांदा के पास जो थे ऑल्टरनेटिव्स जो थे, अमांदा आइडेंटिफाइज 8 लैपटॉप्स। अमांदा ने मार्केट से 8 कंपनियां जो थी वो सामने लेके आई, 8 लैपटॉप्स की काइंड्स जो थी वो सामने लेके आई कि हम इन 8 लैपटॉप्स के अंदर ये जो मैंने डिसीजन क्राइटेरिया रखा है, वेट क्राइटेरिया रखा है, ये सारे जो डिसीजन क्राइटेरियाज हैं इन 8 में मौजूद हैं। तो हम अपनी एग्जांपल में हम क्या करते हैं, हम आम तौर पर हम अखबार में इश्तिहार दे देते हैं, या हम जो है वो कोई और वे से हम इश्तिहार देते हैं, और हम कैंडिडेट्स जो हैं उनके सीवीज इकट्ठे करते हैं। तो वो सीवीज हमारे पास क्या होंगे, डेवलपिंग ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है। हम उसमें से देखेंगे कि जो हमारा डिसीजन क्राइटेरिया है, जिसमें हमने एजुकेशन, स्किल्स, पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन और एक्सपीरियंस रखा है, क्या वो 5 चीजें जिन जिन सीवीज के अंदर मौजूद होंगी, उन सीवीज को हम साइड कर लेंगे। इसको हम कहते हैं डेवलपिंग क्राइटेरियाज। तो इधर जैसे अमांदा के पास आया एचपी, सोनी, लिनोवो, एप्पल, तोशिबा, ये उसके पास ऑप्शंस आई हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, हमारे पास फारूक जंजुआ साहब आ जाएंगे, हमारे पास और हमारी पर्सनैलिटीज जो बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज हैं, जो हमारे स्टूडेंट, जो हमारे कैंडिडेट्स होंगे उनके नाम इधर आ जाएंगे। ठीक हो गया। जो भी कैंडिडेट्स होंगे वो हमारे कैंडिडेट्स के नाम इधर आ जाएंगे। इधर अब अमांदा की एग्जांपल में लैपटॉप्स के नाम आ गए। अच्छा, अब हमने करना है जी एनालाइजिंग ऑल्टरनेटिव्स। हमने अब ऑल्टरनेटिव्स को एनालाइज करना है। ऑल्टरनेटिव्स को एनालाइज कैसे करना है, वंस द ऑल्टरनेटिव्स हैव बीन आइडेंटिफाइड अ डिसीजन मेकर मस्ट इवैल्यूएट नाउ। अब क्या करना है जी, उसने अमांदा gave each alternative after doing some research on them. Keep in mind that these data represent an assessment of the 8 alternatives using the decision criteria but not the weighting. अब वो एनालाइज करेगी। एनालाइज का मतलब उसने HP Pro बुक खोली, उसके सारे पैरामीटर्स देखे और उसको देखा कि मेमोरी उसकी कितनी है, यानी जितनी मेमोरी अमांदा को चाहिए थी उतनी मेमोरी है। उसने कहा यार अच्छा, नंबर इनको भी 10 के साथ देने हैं। ये वाले जो नंबर है ना, ये वाले नंबर्स, इन नंबर्स का जो आपने डिसीजन क्राइटेरिया दिया था, उनका और इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है फिलहाल। ठीक है। अब आपने ये क्राइटेरिया रखा हुआ था ना कि मेमोरी जो है, सपोज कर लेते हैं जी मेमोरी 100 GB होनी चाहिए। ठीक है। तो HP Pro बुक की 100 GB मेमोरी थी, तो इसको पूरे 10 नंबर दे दिए, यानी आपने इनको भी 10 में से नंबर देने हैं। राइट। बैटरी लाइफ, HP Pro बुक की उसने देखा कि यार जो बैटरी लाइफ थी वो होनी चाहिए थी 5 घंटे। उसने डिसाइड की हुई थी 5 घंटे। तो अब उसने देखा कि इसकी 5 घंटे तो नहीं है थी, इसकी तो 2 घंटे है, तो उसने उसको 3 नंबर दे दिए 10 में से। फिर कैरिंग वेट, कैरिंग वेट अमांदा ने रखा हुआ था कि भाई इसका जो है वो 1 पाव या आधा किलो कैरिंग वेट होना चाहिए। जब उसने देखा तो उसने कहा कि हाँ HP बुक का जो है वो कैरिंग वेट बिल्कुल आधा किलो है, तो इसको 10 नंबर। ठीक है। तो इसी तरह वारंटी और ये, इसी तरह फिर सोनी की सारी चीजें वैल्यूएट की कि सोनी की मेमोरी है 100 GB, सोनी की बैटरी लाइफ है 5 घंटे, सोनी का कैरिंग वेट है आधा किलो।
अगर तो है तो 10-10 नंबर आ जाएंगे, अगर नहीं है तो उसके अकॉर्डिंगली कम आते जाएंगे। ठीक हो गया। इसी तरह सारों को वैल्यूएट कर लिया, राइट। अब हमारी एग्जांपल में सपोज यहां पर कोई नाम लिखा होगा अली। अली को हम देखेंगे कि उसका एमफिल है, अगर तो एमफिल है तो उसको 10 नंबर दे दो। फिर हम देखेंगे कि उसकी 5 साल का एक्सपीरियंस है, अगर है तो 10 नंबर दे देंगे, नहीं तो जितनी एक्सपीरियंस होगा उस हिसाब से कम नंबर दे देंगे। फिर हम देखेंगे कि अली का जो है वो स्किल्स हैं, स्किल्स कितने हैं, यानी उसको कंप्यूटर आता है, ये डिप्लोमा किया हुआ है, अगर है 10, नहीं तो उससे कम नंबर दे देंगे। फिर हम देखेंगे कि अली की जो हमने रखा था जो उसकी पर्सनैलिटी के पैरामीटर्स है या कम्युनिकेशन के पैरामीटर्स है, वो तो खैर इंटरव्यू के बाद पता लगेंगे। लेकिन जो हमने क्राइटेरिया रखा हुआ था वो हमने उनको फिजिकली चल इंटरव्यू भी कर लिया, इंटरव्यू के बाद हमने उनको हर एक को नंबर दे दिया। देने हर एक को 10 नंबर से। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो ये हमने डिसीजन क्राइटेरिया को वेट दिए थे ये अलहदा हैं। ये अब हम हर लैपटॉप को अपनी इंपॉर्टेंस के मुताबिक जो हमारे नजदीक नंबर थे हर एक को 10 में से नंबर देने हैं। ठीक हो गया। तो तमाम लैपटॉप्स को मैंने क्राइटेरिया बता दिया कि सपोज कर लेते हैं कि हाँ, हमें मेमोरी चाहिए थी 100 जीबी। ठीक है, तो 100 जीबी जिसकी है उसको 10 दे दो, जिसकी नहीं है उसको कम। उसी हिसाब से अब जैसे डेल इंस्पिरॉन की भी 100 थी, इसको भी 10 दे दिए, इनकी कम थी इनको कम दिए। बैटरी लाइफ हमें चाहिए 5 घंटे। ठीक है, जिनकी तो 5 घंटे थी उनको तो दे दिए पूरे 10 नंबर, जिनकी नहीं थी उनको हिसाब से कम। कैरिंग वेट हमें चाहिए था 0.5 kg, तो जिसका तो 0.5 kg था उसको दे दिए 10 नंबर, जिनका नहीं था उसको कम दे दिए 10 में से। वारंटी हमने रखी थी जी 2 साल 5 साल 5, तो 5 से जिनकी थी उनको 10 दे दिए, जिनकी कम थी उसे कम दे दिए। डिस्प्ले क्वालिटी के अगरचे हमने उधर 3 नंबर रखे हुए, लेकिन उन 3 का हमारे साथ कोई कंसर्न नहीं है, हमने यहाँ पे नंबर 10 में से देने हैं। ठीक हो गया। तो जैसे वारंटी को भी उधर हमने कम नंबर दिए हुए थे, नहीं हमने देने 10 में से ही नंबर है। डिस्प्ले क्वालिटी हमने रखी हुई थी कि सपोज जी डिस्प्ले क्वालिटी जो है वो जितनी भी कोई इसका होता है, इतने पिक्सल्स हो, इतना ये हो, तो जितनी थी उस पर हमने दे दिया, जिनके कम थे उनको 10 में से कम नंबर दे दिए। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब जी ये हमने कर लिया एनालाइजिंग ऑल्टरनेटिव्स। ये हमने क्या कर लिया, डेवलपिंग ऑल्टरनेटिव्स, उसके बाद एनालाइजिंग ऑल्टरनेटिव्स। अब हम क्या करेंगे, इसी के अंदर दूसरा स्टेप जो हम करेंगे वो ये होगा, तवज्जो चाहिए अब यहाँ पे आप लोगों की, कि HP प्रो बुक के नंबर आए हैं 10। ठीक हो गया। मेमोरी में HP प्रो बुक के नंबर आए हैं 10, वैसे मेमोरी के नंबर कितने थे 10। इस 10 को इस 10 के साथ जरब दे देनी है, कितना आ जाएगा 100, ये आ गया 100। ठीक हो गया। HP प्रो बुक की बैटरी लाइफ में कितने नंबर आए हैं 3, वैसे बैटरी लाइफ के कितने नंबर थे 8, 8 और 3 को आपस में जरब दे दें, 8 या 24, ये आ जाएगा 24। ठीक हो गया। इसी तरह HP प्रो बुक के कैरिंग वेट में नंबर आए हैं 10, यहां पर कैरिंग वेट का क्राइटेरिया क्या था 6, 10 और 6 को आपस में जरब दे दो 60। क्लियर। इसी तरह HP प्रो बुक के नंबर आए हैं वारंटी में 8, वैसे वारंटी के नंबर थे 4, 4 और 8 को जरब दे दो, 4 और 8 32, यहां पर आ गए 32। इसी तरह पांचवा भी निकाल लिया, इसी तरह सबके जरब दे के आपस में वेट निकाल लिए और एंड में इन सबको जमा कर लिया, टोटल कर लिया, तो ये हमारे पास टोटल आ गया। अब इसमें से सबसे ज्यादा टोटल किसका है, 249 डेल इंस्पिरॉन का। सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, द 6th स्टेप इन द डिसीजन, जिसके नंबर ज्यादा आए हैं, जैसे कि डेल इंस्पिरॉन है, हमारे केस के अंदर जो कैंडिडेट होगा, जिस कैंडिडेट के ज्यादा नंबर आए होंगे उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, तो वो हमारा सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव हो जाएगा। फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंट का मतलब कि हम उसको फिजिकली अप्लाई कर देते हैं। अमांदा के केस में हम उसको खरीद लेते हैं लैपटॉप्स को, और फिर 8वां प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें डिसीजन मेकिंग की जाती है कि सॉरी एवेल्युएशन की जाती है, फीडबैक लिया जाता है कि जो डिसीजन हमने लिया है वो डिसीजन कैसा रहा, आइदर वो फिट रहा, सही रहा या नहीं रहा। होप कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को हमारे पास है। मैनेजर डिसीजन मेकिंग। मैनेजर्स को
हम एक जो नाम और देते हैं वो डिसीजन मेकर्स का भी नाम देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये जो 4 काम करने होते हैं, कौन से 4 काम? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग, POLC। POLC प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग। और जो हमारे एमकॉम के अंदर एक और 5वां फैक्टर भी है जिसको हम स्टाफिंग भी कहते हैं। तो ये जो 4 फैक्टर्स या 5 फैक्टर्स परफॉर्म करने होते हैं मैनेजर्स ने, इन सब के अंदर डिसीजन मेकिंग जो है वो इन्वॉल्व होती है। और ये किसी भी मैनेजमेंट के ये फंक्शंस होते हैं और इन मैनेजमेंट फंक्शंस के अंदर उनको डिसीजन मेकिंग करना पड़ती है। इस वजह से हम मैनेजर्स को डिसीजन मेकर्स भी कहते हैं। और इसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। मेकिंग डिसीजंस, रैशनैलिटी। ये यहाँ पर एक सीरीज एग्जांपल है, ये आप आई होप कि आपको समझ आ जाएगी। चलिए मैं पढ़ देता हूँ फटाफट। फॉर इंस्टेंस, every day of the year you make a decision about what to eat for dinner. It's not a big deal. You have made the decision thousands of times before. It's pretty simple decision and can usually be handled quickly. यानी आप कई सालों से आप देखें कि आप कई सालों से आपके पेरेंट्स, फिर आप बड़े हो जाएंगे तो आप खाने का डिसीजन करेंगे कि आज क्या खाना है, आज क्या खाना है, कल क्या खाना है, शाम को क्या खाना है, सुबह क्या खाना है। तो इस तरह के डिसीजन, ये रूटीन के डिसीजन है, कोई बड़ी बिग डील नहीं है, आप इनको बड़ी इजीली हैंडल कर लेते हैं। इट्स द टाइप ऑफ डिसीजन यू ऑलमोस्ट फॉरगॉट इट इज अ डिसीजन। ये इतना आसान डिसीजन है कि आप बहुत दफा भूल जाते हैं कि हमने ये डिसीजन लेना है। यानी इतना आसान है कि जब टाइम आता है तो आप फौरी डिसीजन ले लेते हैं। ठीक है। एंड मैनेजर्स ऑल्सो मेक डजन्स ऑफ रूटीन डिसीजन। इसी तरह जैसे मैंने आपसे पहले भी बात की कि इस तरह के मैनेजर्स डजन्स ऑफ डिसीजन रोजाना लेते हैं जिनके लिए उनको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। उनको पता होता है कि हमने यही करना है। फॉर एग्जाम्पल, विच एम्प्लॉय विल वर्क विद नेक्स्ट वीक। कौन सा एम्प्लॉय अगले हफ्ते की शिफ्ट करेगा, कौन सी इंफॉर्मेशन शिफ्ट जो है वो रिपोर्ट में इंक्लूड करनी है, कस्टमर की रिपोर्ट्स को, कंप्लेंट्स को कैसे रिजॉल्व करना है। तो ये डेली के डिसीजंस हैं। अच्छा, अब इन डिसीजंस में जो है वो रेशनैलिटी की क्या जरूरत पड़ती है, रैशनल डिसीजन मेकिंग क्या है। मैंने आपसे गुजारिश की, पहले आपको बता चुका हूं कि रैशनल डिसीजन मेकिंग क्या होती है। इट इज लॉजिकल एंड कंसिस्टेंट चॉइसेस टू मेक वैल्यू। यानी मैंने आपसे कहा रैशनल डिसीजन मेकिंग वो डिसीजन मेकिंग है जिसके अंदर आप जो है वो लॉजिकल कंक्लूजन निकालते हैं। उस लॉजिक के पीछे कोई ना कोई टेक्निक अवेलेबल होती है, कोई ना कोई स्टेप्स अवेलेबल होते हैं, कोई ना कोई मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स अवेलेबल होती हैं जिनको फॉलो करके आप डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। इसलिए हम इनको रैशनल कहते हैं। तो डिसीजन मेकिंग रैशनैलिटी का मतलब कि रैशनल डिसीजन मेकिंग की जरूरत अमूमन उस वक्त पड़ती है जब डिसीजंस रूटीन के ना हो, रूटीन से हट के हों। क्योंकि रूटीन के डिसीजंस जो हमने यहाँ पे पढ़े ये तो हम डेली कर रहे होते हैं, ये तो हमें पता होता है कि इनका क्या सोल्यूशन है, ये तो हमें पता होता है कि हमने इनको कैसे मैनेज करना है। बट वी आर मेनली इन रैशनल डिसीजन मेकिंग हम उस वक्त कर रहे होते हैं जबकि हमारे डिसीजन जो है वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, थोड़े न्यू होते हैं और थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो उस केस में हम रैशनल डिसीजन मेकिंग करते हैं। और रैशनल डिसीजन मेकिंग होती क्या है? रैशनल डिसीजन मेकिंग वो होती है जिसके पीछे लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स एग्जिस्ट, लॉजिकल स्टेप्स एग्जिस्ट करते हो, कोई टेक्निक्स एग्जिस्ट करती हो, कोई मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल फार्मूला एग्जिस्ट करते हो, कोई स्टेप्स अवेलेबल हो जिनकी मदद से हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हों। इसके बाद अच्छा जी, इसमें एक चीज जो है वो थोड़ी समझने वाली है, मुझे आप लोगों की तवज्जो चाहिएगी। देखिए जरा, अब हमारा नेक्स्ट है कि assumptions ऑफ रैशनैलिटी। यानी यहाँ पे हम जिस रैशनैलिटी की बात कर रहे हैं ना, रैशनैलिटी क्या है कि रैशनल डिसीजन मेकिंग आप करते हैं। रैशनल डिसीजन मेकिंग का मतलब हमने पढ़ लिया कि जिसमें जो है वो लॉजिकल स्टेप्स और टेक्निक्स और वो सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं और ये रूटीन डिसीजंस नहीं होते, ये रूटीन से हट के डिसीजंस होते हैं। ठीक हो गया। तो इसके अंदर कुछ एजम्पशंस होती हैं। एजम्पशन से मुराद ये कि भाई जो डिसीजन मेकिंग करनी है वो किसने करनी है? मैनेजर ने। वो मैनेजर कौन है? इंसान है। कौन सा इंसान है? कैसा इंसान है? आपके और मेरे जैसा इंसान है। शायद बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में हम ही मैनेजर हैं। तो मैनेजर बेसिकली एक इंसान होता है। ठीक हो गया। हम ये सपोज कर रहे होते हैं कि डिसीजन मेकर वुड हैव अ क्लियर एंड स्पेसिफिक गोल। कि जो डिसीजन मेकर है वो बड़ा, उसका स्पेसिफिक और क्लियर गोल है, उसको तमाम ऑल्टरनेटिव्स का पता है
और ऑल्टरनेटिव्स के नतीजे में जो जवाब आने वाले हैं, जो कॉन्सिक्वेंसेज आने वाले हैं, उसको तमाम कॉन्सिक्वेंसेज का भी पता है, राइट? यानी डिसीजन मेकर से, मैनेजर से हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जितने भी जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जितने भी नतीजे निकलने हैं, जितने ऑल्टरनेटिव्स हैं, वो सारे उसको पता हैं, इसको अपना गोल क्लियर है, इसको प्रॉब्लम क्लियर है, इसको हर चीज क्लियर है, ठीक है? यानी उसको पता है कि मैंने ऑल्टरनेटिव्स कैसे सिलेक्ट करने हैं, उसको पता है कि मैंने अपने गोल्स कैसे अचीव करने हैं, और उसको अपनी जो भी वो काम करता है उसको पता है कि मैंने बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन करना है। ठीक हो गया? और ये सारी एजम्पशंस कहलाती हैं। इन सारी को क्या कहते हैं? एजम्पशंस ऑफ रेशनैलिटी। यानी हमें पता है कि मैनेजर को अपने गोल क्लियर हैं, हमें पता है कि उसको तमाम ऑल्टरनेटिव्स का पता है, हम ये समझते हैं कि उसको तमाम रिजल्ट्स का पता है, हम ये समझते हैं कि वो अपने गोल्स के साथ गोल को अचीव करने के लिए बड़ा जो है वो पैशनेट है। हमें पता है कि वो जो काम भी करेगा वो ऑर्गेनाइजेशन के हक में करेगा, ऑर्गेनाइजेशन के फायदे में करेगा। ये सारे जो चीजें हमने सपोज कर रखी हैं, इन सारी चीजों को हम कहते हैं ये एजम्पशंस ऑफ रेशनैलिटी हैं। एजम्पशन से मुराद कि हमने एज्यूम किया हुआ है कि ये मैनेजर को सारी चीजें पता हैं। अच्छा, अब होता क्या है? बात मैंने की थी कि मैनेजर भी क्या है, मैनेजर भी एक इंसान है, हमारी तरह का एक इंसान है, और शायद हम ही हैं मैनेजर्स। तो हर इंसान की, मुझे ये बताएं, समझने बूझने की सलाहियत एक जैसी होती है, अल्लाह ताला ने रखी हुई है, या मुख्तलिफ है? ऑब्वियसली मुख्तलिफ है भाई। जब हर इंसान की समझ बूझ की सलाहियत डिफरेंट है, उसके काम करने की इस्तेदाद डिफरेंट है, उसके दिमाग की कैलकुलेशन करने की जो कैपेसिटी है वो डिफरेंट है, तो फिर ये जो ऊपर हमने सारी एजम्पशंस रखी हैं, ये सारी एजम्पशंस हम तमाम मैनेजर से कैसे एज्यूम कर सकते हैं? ये तो नामुमकिन बात है। हो सकता है कोई मैनेजर दिमाग में बहुत अच्छा हो, कैलकुलेशन में बहुत अच्छा हो, उसको ये सारी बातें करता हो, कोई मैनेजर ये ना कर पाता हो, किसी मैनेजर्स की ये assumptions पूरी ना होती हों, तो कोई मैनेजर ठीक तरह से आउटकम्स का ना पता हो, किसी मैनेजर को ऑल्टरनेटिव्स का ना पता हो, किसी मैनेजर को जो कोई काम करे शायद वो बेस्ट इंटरेस्ट में ना करे। तो इस केस में हम कहते हैं बाउंडेड रेशनैलिटी। बाउंडेड रेशनैलिटी का मतलब ये कि हर मैनेजर अपने दिमाग की लिमिटेशन के साथ जुड़ा हुआ है। यानी हर मैनेजर एक ही तरह के डिसीजंस नहीं ले सकता, एक ही तरह के काबिलियत के साथ नहीं चल सकता। हर इंसान बाउंडेड है, हर इंसान की, हर मैनेजर की रेशनैलिटी बाउंडेड है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग की कैपेबिलिटी, प्रोसेसिंग कैपेसिटी डिफरेंट है। बिकॉज दे कैन नॉट पॉसिबली एनालाइज ऑल इंफॉर्मेशन। तो फिर मैनेजर जो है वो बाउंडेड है, बाउंडेड रेशनैलिटी। यानी मैनेजर रैशनली बाउंडेड है, जस्ट ड्यू टू कैपेबिलिटी, मेंटल कैपेबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग और प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन। तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं बाउंडेड रेशनैलिटी, कि तमाम मैनेजर्स ये जो ऊपर एजम्पशंस दी गई हैं, इन एजम्पशंस पर पूरा नहीं उतरते, क्योंकि हर एक इंसान की अपनी कैपेसिटी है। इसलिए हम इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं बाउंडेड रेशनैलिटी, और हर मैनेजर जो है वो रैशनली बाउंड होता है। तो फिर उस केस में वो जो डिसीजन लेता है, वो डिसीजन सेटिस्फाइस ही कहलाता है। सेटिस्फाइस का मतलब कि वो कोशिश करता है अपनी तरफ से कि वो मैक्सिमम आउटपुट दे, कि वो मैक्सिमम रिजल्ट निकाले, वो मैक्सिमम बेहतर डिसीजन ले। तो इसको हम कहते हैं सेटिस्फाइस। ठीक हो गया? दोबारा बताता हूं कि मैनेजर जो हैं वो रैशनल डिसीजन मेकिंग करते हैं। रैशनल डिसीजन मेकिंग क्या है? जिसके पीछे कोई स्टेप्स हैं, कोई टेक्निक्स हैं, कोई मैथमेटिकल फार्मूलाज हैं। और रैशनल डिसीजन मेकिंग उन केसेस में की जाती है जो कि हमारे रूटीन के डिसीजंस नहीं है, हमारे डेली के डिसीजंस नहीं है। डेली के डिसीजंस कौन से हैं? जो हमने ऊपर जिक्र किए कि आज किसी ने छुट्टी कर ली, उसकी जगह शिफ्ट क्या करनी है, अगले हफ्ते कौन शिफ्ट करेगा, छुट्टियां कितनी है, लीव की एप्लीकेशन नहीं आई, क्या करना है। ये रूटीन के डिसीजंस हैं। जैसे रूटीन के डिसीजंस में रैशनल डिसीजन मेकिंग नहीं होती। रैशनल डिसीजन मेकिंग कुछ नए, कुछ डिफरेंट डिसीजंस के केस में हम, प्रॉब्लम्स के केस में हम रैशनल डिसीजन मेकिंग करते हैं। और रैशनल डिसीजन मेकिंग की कुछ एजम्पशंस हैं कि मैनेजर्स को अपने ऑल्टरनेटिव्स का पता है, मैनेजर को जो वो डिसीजन लेने जा रहा है उसके आउटकम्स का पता है, मैनेजर को अपने गोल्स क्लियर हैं,
मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन के साथ बहुत लायल है, जो भी डिसीजन लेगा ऑर्गेनाइजेशन के हक में लेगा। ये सारे इसकी एजम्पशंस हैं रैशनैलिटी की, कि रैशनल डिसीजन मेकिंग अपनी जगह, स्टेप्स अपनी जगह, फार्मूलाज अपनी जगह, यानी ऊपर हमने जो 8 स्टेप्स पढ़े हैं उन 8 स्टेप्स की अफादियत अपनी जगह। बावजूद उसके अगर मैनेजर बेईमान है, अगर मैनेजर ही जो है वो कैपेबल नहीं है, अगर मैनेजर ही निकम्मा है, अगर मैनेजर ही जो है वो कोई चोर है, तो फिर 8 स्टेप्स का क्या फायदा? 8 स्टेप तो आप किसी तरह भी पूरे कर लें, आपके रिजल्ट्स आ ही नहीं सकते। तो इसलिए उन 8 स्टेप्स के आने के लिए जरूरी है कि एजम्पशंस हों। एजम्पशंस क्या हों? कि ये जो हमने एजम्पशन अभी पढ़ी हैं, कि उसको अल्टरनेटिव्स का पता हो, उसको आउटकम्स का पता हो, वो लॉयल हो, वो बेस्ट इंटरेस्ट में काम करे। ठीक हो गया? अब क्योंकि हर मैनेजर इंसान है और हर इंसान की कैपेबिलिटी डिफरेंट होती है, काम करने की सलाहियत डिफरेंट होती है, इसलिए मैनेजर रैशनली बाउंडेड डिसीजन लेता है, अपने दिमाग के जेर साया रहकर डिसीजन लेता है, और फिर उस डिसीजन को हम कहते हैं सेटिस्फाइज। नाउ क्वेश्चन कैन कम इन योर एग्जाम्स कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसीजन मेकिंग एंड सेटिस्फाइज। तो आप ये बता सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ बाउंडेड रैशनैलिटी, हर इंसान के, हर मैनेजर के दिमाग के काम करने की काबिलियत डिफरेंट होने की वजह से जो है वो जो डिसीजन लेता है, वो डिसीजन कोशिश करता है अपनी तरफ से कि मैक्सिमम अच्छा डिसीजन ले। दैट डिसीजन इज कॉल्ड सेटिस्फाइज। वो होता वो भी डिसीजन ही है, लेकिन वो डिसीजन सेटिस्फाइज होता है। होप ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसके बाद है जी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, इंट्यूशन। कि मैनेजर जब डिसीजन ले रहा होता है तो मैनेजर के डिसीजन में इंट्यूशन का क्या रोल होता है। इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग, इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग या इंट्यूशन क्या होता है? बड़ी तवज्जो भाई, एक एग्जांपल देखें जरा। एक मैनेजर है, वो अभी अभी जो है वो एमबीए बीबीए करके निकला है, और उसने एक आम सी यूनिवर्सिटी से एमबीए बीबीए किया है, और अभी वो बाहर ही निकला था तो उसको जॉब मिल गई। ठीक हो गया, तो वो एक मैनेजर लग गया। इसी तरह एक और मैनेजर की एग्जांपल लेते हैं, उसने किसी बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी से जो है वो मास्टर्स किया हुआ है, उसका कोई 10 साल का एक्सपीरियंस भी है और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने का। तो अब मुझे आप ये बताएं कि ये जो आज नया मैनेजर है और जो पुराना 10 साल जिसके पास एक्सपीरियंस है, क्या वो दोनों एक जैसे डिसीजंस लेंगे? नहीं, कभी भी नहीं। आपने जो एजुकेशन ली होती है, आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस होता है, इवन कि आपकी एज भी समटाइम्स, क्योंकि एज आपको मैच्योर करती है, तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस जो है वो आपकी इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग में ज्यादा निखार पैदा करता है। यानी जो डिसीजन, जो एक्सपीरियंस की बेस पे, जो क्वालिफिकेशन की बेस पे ये 10 साल एक्सपीरियंस वाला मैनेजर ले सकता है, वो एक आम पहले दिन वाला मैनेजर नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि ये जो 10 साल वाला मैनेजर है, इसके पास इंट्यूशन भी है। इंट्यूशन क्या है? गट फीलिंग। इंट्यूशन क्या है? आपका एक्सपीरियंस। इंट्यूशन क्या है? आपका नॉलेज, आपका पास्ट एक्सपीरियंस। देखिए जरा, इट इज द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, फीलिंग्स एंड एक्यूमुलेटेड जजमेंट। एक्यूमुलेटेड जजमेंट होती है कि तमाम चीजों को, तमाम सिचुएशन को भांपने के बाद आप जजमेंट कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड एक्यूमुलेटेड जजमेंट। यानी आप मौका जान लेते हैं, मौके की मुनासिबत को समझ लेते हैं और उसके मुताबिक डिसीजन लेते हैं। दिस इज कॉल्ड एक्यूमुलेटेड डिसीजन। तो इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग जो है वो भी का भी बड़ा रोल होता है। जहां पर उन 8 स्टेप्स का ऊपर रोल है, रैशनल डिसीजन मेकिंग का रोल है, वहां पर इंट्यूशन भी बहुत फायदेमंद होती है। और इंट्यूशन आपको बता दिया कि एक्सपीरियंस, फीलिंग्स और एक्यूमुलेटेड जजमेंट पे बिलीव करती है, और ये भी उतनी ही जरूरी है जितना कि आपके पास रैशनल डिसीजन मेकिंग। अच्छा जी, अब आप देखिए कि यहाँ पर हमारे पास इंट्यूशन के डिफरेंट जो है वो काइंड्स कह लें, कि इंट्यूशन के जो डिसीजंस होते हैं वो एक्सपीरियंस बेस्ड होते हैं, अफेक्ट इनिशिएटेड डिसीजन होते हैं, कॉग्निटिव बेस्ड होते हैं, सबकॉन्शियस बेस्ड होते हैं, और वैल्यूज और एथिक्स बेस्ड होते हैं। क्या मतलब? कि इंट्यूशन जो इंसान करता है, जो मैनेजर इंट्यूशन बेस्ड डिसीजन लेता है, मैनेजर्स मेक डिसीजन बेस्ड ऑन देयर पास्ट एक्सपीरियंस। अपने पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे वो जो डिसीजन लेता है उसको इंट्यूशन कहते हैं। और वो इंट्यूशन की कौन सी किस्म होती है? एक्सपीरियंस बेस्ड डिसीजन। मैनेजर्स मेक डिसीजन बेस्ड ऑन फीलिंग्स और इमोशंस। मैनेजर अपनी फीलिंग्स और इमोशंस की बेस पर, यार मुझे लगता है इसका
ये सॉल्यूशन होगा, मुझे लगता है कि ये ऐसे होगा। तो अपनी फीलिंग्स की बेस पे जो डिसीजन लेता है वो भी इंट्यूशन कहलाती है, और उसको कहते हैं अफेक्ट इनिशिएटेड डिसीजंस। मैनेजर्स मेक डिसीजन बेस्ड ऑन स्किल्स, नॉलेज एंड ट्रेनिंग। अपने स्किल्स, नॉलेज और जो उसने एक्सपीरियंस होता है उसके पास, उसकी बेसिस पे जो डिसीजन लेता है उसको भी इंट्यूशन कहते हैं, और इस इंट्यूशन को कहते हैं कॉग्निटिव बेस्ड इंट्यूशन या डिसीजन। इसी तरह मैनेजर्स यूज डेटा फ्रॉम सबकॉन्शियस माइंड टू हेल्प देम मेक सबकॉन्शियस डिसीजंस। इंसान मैनेजर्स अपने दिमाग से, सबकॉन्शियस से भी हेल्प लेता है, सोचता है, उसको लगता है कि ये पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो ये भी एक इंट्यूशन की किस्म है, और ये भी, इसको कहते हैं सबकॉन्शियस मेंटल प्रोसेसिंग डिसीजन। इसके बाद मैनेजर्स मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन एथिकल वैल्यूज, के जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहा होता है वहां के एथिक्स और कल्चर को देखते हुए वो डिसीजन लेता है, उसको भी इंट्यूशन कहते हैं। तो वैल्यूज और एथिक बेस्ड डिसीजन। तो इंट्यूशन की बहुत सारी किस्म है, इंट्यूशन भी एक डिसीजन मेकिंग है। इंट्यूशन जहां पर रैशनल डिसीजन मेकिंग की अफादियत से इनकार नहीं हो सकता, वहां पर इंट्यूशन बेस्ड डिसीजन मेकिंग से भी इनकार नहीं हो सकता। अब आपको ये आइडिया क्लियर होना चाहिए कि उस इंसान का जो है वो उसकी अफादियत अपनी होती है, जिसके पास एक्सपीरियंस, नॉलेज हो, जो अपने दिमाग से काम लेता हो, जो एथिक बेस्ड डिसीजन लेता हो, जो अपनी फीलिंग्स की बेस पे डिसीजन लेता हो, जिसके पास नॉलेज हो, जिसके पास पास्ट एक्सपीरियंस हो। तो ये सारा मिलके क्या बनाता है? इंट्यूशन। तो इंट्यूशन हाउ मच इंपॉर्टेंट इज। ठीक है, तो एक मैनेजर के पास अगर रैशनल डिसीजन मेकिंग एग्जिस्ट करती है, साथ ही उसके पास इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग भी हो, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। अच्छा जी, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट। एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट ये होती है कि any decision making process is likely to enhance through the use of relevant and reliable evidence, which is whether it's buying someone a birthday present or wondering which new washing machine to buy। यानी किसी ना किसी इवेंट की बेस पे कि फलां वक्त में ये ऐसा हुआ था, फलां वक्त में ये डिसीजन बहुत अच्छा रहा था, तो उसको सामने रखते हुए आप इवेंट बेस्ड मैनेजमेंट करते हैं, इवेंट बेस्ड डिसीजन मेकिंग करते हैं, तो ये भी डिसीजन मेकिंग होती है। इसके बाद टाइप्स ऑफ डिसीजन एंड डिसीजन मेकिंग कंडीशंस। टाइप्स ऑफ डिसीजंस, इसके मुतालिक हमने जब लेक्चर शुरू किया था तो इसके बारे में मैंने थोड़ी सी बात कर ली थी, इसको हम जल्दी से जो है वो वाइंड अप करते हैं कि टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग क्या है। देखिए, टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स। पहले देखते हैं कि स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स और प्रोग्राम्ड डिसीजंस। स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स हो तो डिसीजन कौन से होते हैं? प्रोग्राम्ड डिसीजन। यानी some problems are straightforward, decision makers is clear, problem is familiar, information about the problem is defined and complete। एग्जाम्पल माइट इंक्लूड के रोजाना डेली के जो हमारे डिसीजंस हैं, ठीक है, ऐसे प्रॉब्लम्स को कहते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम। के कोई क्लेम आ गया, वारंटी क्लेम आ गया, कोई एम्प्लॉय ने छुट्टी कर ली, कोई छोटे मोटे मशीन का फेलियर हो गया, ये सारे स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम है। स्ट्रक्चर्ड का मतलब हमने पहले से इनके सॉल्यूशन सोचे होते हैं, हमें पता होता है, हमारे दिमाग में होते हैं, और ये सॉल्यूशन हम इतनी दफा ले चुके होते हैं कि हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, हमें कोई रैशनल डिसीजन मेकिंग की जरूरत नहीं पड़ती। तो स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम के लिए हमारे पास प्रोग्राम्ड डिसीजन होते हैं, यानी हमने पहले से ही डिसाइड किया होता है कि हमने क्या करना है। प्रोग्राम्ड डिसीजन, जैसे उसने एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जाम्पल द मैनेजर ऑफर्स टू हैव अ कोट। अच्छा, कि एक कस्टमर होता है, वहां पे उस कस्टमर पे के ऊपर जो है कोई अगर गिर जाए, तो वो कोई खाना या कोई पानी, तो मैनेजर जो है वो उसको फौरन ऑफर करता है कि हम आप इसको ड्राई क्लीन करवा देते हैं या क्लीन करवा देते हैं। तो ये प्रोग्राम्ड डिसीजन है, उनको पता है कि ये हमारे यहाँ होने वाले बहुत सारे कॉमन केसेस हैं। तो इस केस में क्या हमने डिसीजन लेना है, वो जो ऑलरेडी प्री डिसाइडेड डिसीजन होता है वो हमारा प्रोग्राम्ड डिसीजन है। तो स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम के केस में हम प्रोग्राम्ड डिसीजन देते हैं। इसके बाद ये तीन जो कॉन्सेप्ट हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। यू मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री कॉन्सेप्ट्स। ये आपको लाजमी आते होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। द फर्स्ट वन इज प्रोसीजर, सेकंड वन इज रूल, एंड द थर्ड वन इज पॉलिसी। प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर इज अ सिक्वेंशियल वे, प्रोसीजर इज अ स्टेप बाय स्टेप और सिक्वेंशियल वे टू रिस्पॉन्ड टू अ स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम। कि आपकी जो स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम है, जो डेली की प्रॉब्लम है, डेली आने वाली प्रॉब्लम है या रूटीन की प्रॉब्लम है, आपने उसको कैसे टैकल करना है, कैसे हल करना है, क्या तरीकाकार होगा उसके हल करने का, पहले किससे इजाजत लेनी है, कौन से रिसोर्सेज चाहिए, किसको इंक्लूड करना है, दैट इज कॉल्ड प्रोसीजर।
Procedure is a series of sequential steps a manager uses to respond to a structured problem. याद रखिए structured problem की बात हो रही है, अभी तक मैंने unstructured problem की बात नहीं की, मैं सिर्फ structured problem की बात कर रहा हूँ। Structured problem वो हैं जो डेली बेसिस पे हैं, रोजाना होने वाली हैं, आपको पता है कैसा होता है, ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो उन केसेस में प्रोसीजर क्या होता है कि इन स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम को कैसे जो है वो टैकल करना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है, दिस इज कॉल्ड प्रोसीजर। इसके बाद रूल है। रूल ये होता है कि आप इस स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम को हल करने के लिए ये काम कर सकते हैं, ये काम नहीं कर सकते। दिस इज अलाउड एंड दिस इज नॉट अलाउड। ये जो अलाउड, नॉट अलाउड और यू कैन डन, यू कैन नॉट डन होता है, इसको रूल कहते हैं। यानी जैसे है कि एक वारंटी क्लेम आ जाता है, तो आपको पता है कि वारंटी क्लेम जो है वो ये वारंटी डिपार्टमेंट में भेजना है और टेक्निकल डिपार्टमेंट में भेजना है, वो इसको ठीक करके वापस दे देंगे, इतने दिनों में ये वापस आएगा, इतने दिनों का टाइम देना है, और दिस इज द प्रोसीजर। ठीक है, दिस इज द प्रोसीजर टू टैकल द प्रॉब्लम, क्योंकि रूटीन प्रॉब्लम है, वारंटी क्लेम रोज आते हैं, तो दिस इज द रूटीन प्रॉब्लम। तो यू नो द प्रोसीजर हाउ टू टैकल दिस प्रॉब्लम। इसके बाद रूल क्या होगा? रूल ये है कि किसी भी सूरत में हमने नया मोबाइल नहीं देना, पुराने ही मोबाइल को ठीक करके देना है। पुराने मोबाइल पे अगर इतनी लिमिट का खर्चा आता है तो हम करेंगे, इतनी लिमिट का खर्चा इससे ज्यादा आता है तो वो कस्टमर बेयर करेगा। ये चीजें जो हैं ये वारंटी के अंदर आती हैं। अगर ये स्पीकर और ये फलां फलां चीजें गिरने की वजह से टूट गया तो ये वारंटी में चीजें नहीं आती। तो ये रूल आ गया कि ये चीजें हम कर सकते हैं, ये चीजें हम नहीं कर सकते। दिस इज रूल कि दिस कैन बी डन और दिस कैन नॉट बी डन टू टैकल अ प्रोग्राम्ड प्रॉब्लम, स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम, सॉरी। इसके बाद आ गया पॉलिसी। पॉलिसी क्या है? इज अ गाइडलाइन मेकिंग डिसीजन। ये गाइडलाइन है कि आप अगर कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो उस डिसीजन के लिए आपके पास गाइडलाइंस होती हैं कि ये जो है वो गाइडलाइंस हैं, आप इनके सामने रखकर डिसीजन ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो प्रोसीजर इज द वे टू टैकल अ प्रॉब्लम, रूल व्हाट यू कैन डू, व्हाट यू कैन नॉट डू, एंड पॉलिसी आर द गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग्स। ठीक हो गया जी। इसके बाद अब बारी आ गई अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स की। अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स वो हैं जो या तो फर्स्ट टाइम हो रही हैं, या तो न्यू हैं, या आप उनसे कभी नहीं मीट किए, या वो इनकम्प्लीट प्रॉब्लम्स हैं। यानी अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम जिनके लिए आप पहले तैयार नहीं थे, जिनके लिए आपका दिमाग पहले तैयार नहीं था, और जिन के बारे में आपने पहले कभी डिसीजन भी नहीं लिया हुआ। तो नो अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम के लिए डिसीजन कौन से लेने पड़ते हैं? नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन। स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम के लिए प्रोग्राम डिसीजन, और अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम जो कि पहली दफा कर हुई है, आपको नहीं पता कि ये प्रॉब्लम क्या है, या आप फर्स्ट टाइम मीट कर रहे हैं, या ये बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, तो उसके लिए नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजंस होते हैं। प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजंस, लोअर लेवल मैनेजर्स मोस्टली रिलाई ऑन प्रोग्राम्ड डिसीजंस। यानी निचले लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं उनके तो डेली ऑपरेशंस के प्रॉब्लम होते हैं, ऑपरेशंस के प्रॉब्लम जो हैं वो क्या होते हैं? वो प्रोग्राम डिसीजंस होते हैं। लेकिन नॉन प्रोग्राम डिसीजंस वो जहां जो के अपर लेवल होती है। जैसे अभी आप ये देखें कि फैक्ट्रियां चल रही थी, रूटीन के काम चल रहे थे, अचानक से लॉकडाउन आ गया। अब ये लॉकडाउन नॉन प्रोग्राम्ड जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम है, और इसके लिए हमें नॉन प्रोग्राम डिसीजन लेना पड़ेगा। नॉन प्रोग्राम डिसीजन क्या लिया? कई कंपनियों ने लिया कि 3 दिन आए 3 दिन छुट्टी, 3 दिन के पैसे मिलेंगे, बाकी 4 दिन के नहीं मिलेंगे। एक एक करके आए, एक जो है वो एम्प्लॉय एक दिन आए, एक एम्प्लॉय एक दिन आए, जितनी छुट्टियां बनेंगी उतने पैसे कट जाएंगे। ठीक है, अब ये सारे क्या हैं? ये नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजंस हैं। ये ऑब्वियसली छोटे लेवल पे डिसीजन नहीं गए होंगे, ये टॉप लेवल पे ये डिसीजन लिए होंगे कि कैसे हमने मैनेज करना। अपर लेवल के ये डिसीजंस हैं। ठीक है, और ये प्रॉब्लम भी जो है वो पहली दफा आई थी। ये प्रॉब्लम भी जो है वो किसी के जो गुमान में नहीं थी पहले, तो इसका मतलब ये अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम थी, और इसके लिए फिर डिसीजन कौन से लिए गए? नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन। अच्छा जी, इसके बाद हम बात कर लेते हैं डिसीजन मेकिंग कंडीशंस की। ठीक हो गया। अभी हमने जो पढ़ा है टाइप्स ऑफ डिसीजन पढ़ा है। टाइप्स ऑफ हम हमारा टॉपिक हम क्या चल रहा है? टाइप्स ऑफ डिसीजन एंड डिसीजन मेकिंग कंडीशंस। अभी हमने टाइप्स ऑफ डिसीजन में 2 तरह के डिसीजंस पढ़े हैं, प्रोग्राम्ड डिसीजंस और नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजंस। और उससे पहले हमने 2 तरह की प्रॉब्लम्स पढ़ी हैं, स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स और अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक हो गया, ये हैं। अब हम चलते हैं डिसीजन मेकिंग कंडीशंस। तो डिसीजन मेकिंग कंडीशंस क्या होते हैं कि जब हम डिसीजन कर रहे होते हैं तो कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं, कौन से
पॉसिबल जो चीजें हो सकती हैं जो हम ले रहे होते हैं, क्या मतलब कि आइडियल सिचुएशन फॉर डिसीजन मेकिंग इज वन ऑफ सर्टेनिटी। जब हम सर्टन होते हैं, हमें पता होता है कि ये जो हम काम करने जा रहे हैं इसका पर्टिकुलर यही रिजल्ट आएगा, हम 100% श्योर होते हैं कि ऐसा ही होगा, जो हम डिसीजन लेने जा रहे हैं ये ऐसे ही इसका आउटकम आएगा, तो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड सर्टन सिचुएशन। आइडियल सिचुएशन, जब हमें पता होता है कि ये जो हम काम करने जा रहे हैं इसका यही रिजल्ट निकलेगा, इसका यही नतीजा निकलेगा, इसका यही फायदे होंगे, तो दिस इज कॉल्ड सर्टन। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जब हमें पता होता है कि वी आर सर्टन अबाउट द डिसीजन मेकिंग, दिस इज कॉल्ड सर्टनिटी। फिर एक कंडीशन आती है रिस्क। A common situation in one condition in which the decision maker is able to estimate the likelihood of certain outcomes. Under risk, manager have historical data and past experience and blah blah blah. रिस्क ये होता है कि हम क्या कह रहे होते हैं कि हम ये काम करने जा रहे हैं, ये डिसीजन लेने जा रहे हैं, तो इसके पीछे ये रिस्क इन्वॉल्व हैं, ये पॉसिबिलिटीज हैं, ये काम हो सकते हैं, ठीक है। तो जब हमें श्योर होता है कि इसका नतीजा यही निकलेगा, तो दैट इज सर्टेनिटी। और जब हमें पता हो, जब हमें रिस्क निकाला हो कि ये जो काम हम करने जा रहे हैं तो इसमें ये रिस्क इन्वॉल्व हैं, और वो रिस्क कैसे हम निकालते हैं, हिस्टोरिकल डेटा या पर्सनल एक्सपीरियंस या कोई दूसरी इंफॉर्मेशन की बेस पे हम ये निकाल रहे होते हैं कि ये जो हम काम करने जा रहे हैं इसमें ये रिस्क इन्वॉल्व हैं, ये पॉसिबिलिटीज हैं, ये कंडीशंस हो सकती हैं, दिस इज कॉल्ड रिस्क। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है अनसर्टनिटी। अनसर्टनिटी वो कंडीशन होती है कि जब हम डिसीजन लेने जा रहे हैं तो हमें पता ही कुछ नहीं है कि इसका क्या नतीजा निकलेगा, हमारे आउटकम्स ठीक आएंगे नहीं आएंगे, हमें कुछ नहीं पता होता। जैसे अभी कोरोना कब एंड होगा, हम टोटली अनसर्टन है, हमें कुछ नहीं पता ये खत्म होगा या नहीं होगा, ये हमारी इकोनॉमी के साथ क्या करेगा, ये हमारी जिंदगियों के साथ क्या करेगा, वी आर अनसर्टन। तो ऐसे डिसीजन जिनके बारे में आप बिल्कुल यकीन नहीं होता, वो आप उनको कहते हैं अनसर्टनिटी। और बाज़ औक़ात हमारी जो प्रॉब्लम एम्बिगुअस हो, हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो एम्बिगुअस होती हैं, जिनके अंदर उस केस में भी हमें नहीं पता होता कि वी आर सर्टन और अनसर्टन, तो दिस इज अनसर्टनिटी। इसके बाद जी लास्ट में हम देख लेते हैं डिसीजन मेकिंग स्टाइल। दो तरह के स्टाइल हैं, लीनियर थिंकिंग स्टाइल और नॉन लीनियर थिंकिंग स्टाइल। लीनियर थिंकिंग स्टाइल ये होता है कि जब आप एक्सटर्नल डेटा यूज करें, आप रैशनल और लॉजिकल थिंकिंग करें, दिस इज कॉल्ड लीनियर थिंकिंग स्टाइल। आप डेटा यूज करते हैं, आप टेक्निक्स यूज करते हैं, आप रैशनल डिसीजन मेकिंग करते हैं, आप लॉजिकल थिंकिंग करते हैं, दिस इज कॉल्ड लीनियर थिंकिंग स्टाइल। जब आप अपनी इनर साइड की फीलिंग, अपनी इंट्यूशन यूज करें और अपनी इनसाइट और अपने पुराने डिसीजन जो हैं उनको सामने रखते हुए कोई डिसीजन लें, दिस इज कॉल्ड नॉन लीनियर थिंकिंग स्टाइल। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। एक और है जी ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक ये होता है कि किसी काम को करने के लिए ना, किसी काम को करने के लिए देयर ओन पर्टिकुलर स्टाइल, व्हेन मैनेजर्स मेक डिसीजन दे डू नॉट यूज देयर ओन पर्टिकुलर स्टाइल, दे मे यूज रूल ऑफ थंब। बाज़ औक़ात जो मैनेजर होता है वो अपना कोई स्टाइल नहीं यूज कर रहा होता, बल्कि पहले से जो एग्जिस्टिंग तरीकाकार होते हैं उनको यूज कर रहा होता है, रूल ऑफ थम्स को यूज कर रहा होता है, तो उसको हम कहते हैं ह्यूरिस्टिक। बाज़ औक़ात वो गलत भी होते हैं, बात जैसे कुछ तरीकाकार ऐसे हम यूज कर रहे होते हैं जो हम गलत कर रहे होते हैं, लेकिन कई बरसों से वो जारी होते हैं तो हम उनको फॉलो कर रहे होते हैं, दिस इज कॉल्ड ह्यूरिस्टिक।